हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद है ऑल इज वेल, सभी अच्छे होंगे। तो साथियों देखिए, हमारी हमारा फास्ट रिवीजन चल रहा है एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, और कंप्लीट डिटेल मैराथन क्लासेस चल रही हैं हमारी अब फिलहाल, क्योंकि वो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपके। डेट भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, आप सभी को पता है। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्गफुली करते जा रहे हैं। ठीक है, तो फिलर फॉरम एकमात्र ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है साथ, जो आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करता है आपके एन टी ए यू जी सी नेट जी आर एफ एग्ज़ाम से लेकर के। तो अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली करने के लिए और नेट जी आर को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिलर फॉरम को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलर फॉरम को ज्वाइन करने के लिए साथ ही दो तरीके हैं। एक, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपको फिलर फॉर्म की वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, फिलर फॉर्म का ऐप आता है, चाहे तो प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, फिलर फॉर्म के नाम से मिल जाएगा आपको। या फिर हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिलर फॉर्म ऐप का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए साथ, ताकि इसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल सके। ठीक है, तो अधिकतर सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। एमसीक्यू सीरीज और आपका क्या बोलते हैं, मैराथन रिवीजन क्लासेज हमारी चल रही हैं। तो उसी रिगार्डिंग आज का जो हमारा चैप्टर था वो है मौर्यकाल। मौर्यकाल का चैप्टर शुरू हो गया है आज से। इसके टॉपिक पे मोरे टॉपिक पे आज हम वन बाय वन करके बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आपका रिवीजन भी होगा, इसमें डिटेल भी बताऊंगा आपको सभी को, इनके एक्सप्लेन भी करेंगे कंप्लीट उनको। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथियों आज की अपनी क्लास। तो आज का हमारा पहला सवाल है साथियों, क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कहाँ चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है। बताइए जरा साथियों, कौन से ग्रंथ में, कौन से बुक में चंद्रगुप्त की सभा का उल्लेख मिलता है हमें। 30 सेकेंड्स का टाइम होता है सभी के पास साथियों। 30 सेकेंड्स के अंदर आपने आंसर करना होता है क्वेश्चन का। तो देखिए साथियों, चंद्रगुप्त की सभा का उल्लेख जो मिलता है ना हमें, वो मिलता है ऑप्शन नंबर सी, महाभाष्य में। और महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था, पतंजलि के द्वारा। ठीक है, तो महाभाष्य में हमें चंद्रगुप्त की सभा का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, सबको पता है। मुद्रा साक्षरक किसकी है, ये आपने आपने बताना है। परिशिष्ट पर्वन जो है, ये आपका जैन ग्रंथ है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सारनाथ के धर्मराज जी का स्तूप का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था। सारनाथ के धर्मराज जी का स्तूप की बात हो रही साथियों। अशोक ने, कनिष्क ने, मिनांडर ने या हर्ष ने। बताइए साथियों, सारनाथ के धर्मराज जी का स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 30 सेकंड्स के अंदर आपने क्वेश्चन का आंसर करना है, तो फटाफट दीजिए, फिर आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो है ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने कराया था आपके धर्मराज जी का स्तूप का निर्माण। क्लियर। थोड़ा फास्ट चलेंगे साथियों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, टाइम कम है हमारे पास, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज़ के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि माप की इकाई थी। बताइए, भूमि माप की इकाई कौन सी थी। इन चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, चारों में से आपने चूज करके बताना है राइट आंसर क्या होगा।
ऑप्शन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा साथियों वो है ऑप्शन नंबर सी, निवर्तन। धारण और पुराना सिक्के होते हैं साथियों, विंशों प्रकार की अलग चीज़ें हैं। निवर्तन जो है ना, ये एक आपकी भूमि माप की इकाई है। मौर्य काल में भूमि माप की इकाई आपको आपने पढ़ा होगा, द्रोणवाप, कुल्यावाप, आड़वाप वगैरह हैं। निवर्तन ये भूमि को मापने की इकाई, जैसे आज बीघा है, किले हैं, इसी प्रकार से ये होती थी, छोटी से बड़ी। देख लीजिए नेट का आया क्वेश्चन इनमें से कि छोटे से बड़ी और बड़ी से छोटी मौर्य काल में कौन सी इकाई होती थी भूमि मापने की? द्रोणवाप, आड़वाप, कुल्यावाप, ये जो थी। अच्छे से देख लीजिए इनको एक बार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसने सेंट्रकोट्टस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? क्या बात है, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया, जरा बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन एकमात्र जस्टिन ऐसा इतिहासकार है जिसने जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख करता है। और ये कहता है अपने राइटिंग्स में, किसने, जस्टिन ने लिखा क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सिकंदर की उसमें राज दरबार में भी गया था और वहाँ सिकंदर किसी बात से क्रोधित हो गया था और सिकंदर ने इसको पकड़ने का ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था, गिरफ्तार करने का, अरेस्ट करने का। लेकिन ये आपका सेंट्रकोट्टस जो है चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ से बच करके निकल आया था चालाकी के साथ में। तो चाणक्य ने कहा था कि एक शासक के अंदर शेर की जैसी शक्ति और लोमड़ी जैसा दिमाग भी होना चाहिए, चालाकी भी होनी चाहिए उसके अंदर। क्लियर, थ्योरी क्लासेज में ऑलरेडी करा चुका हूँ। हालांकि देखा जाए तो नई शीर्षक जो आई है ना साथी, वो उसमें सेंट्रकोट्टस और चंद्रगुप्त मौर्य को दो अलग अलग माना गया है, ना कि समकालीन माना गया। इसमें तो मेल मिला दिया ना, मिला दिया कि सेंट्रकोट्टस को चंद्रगुप्त मौर्य जोड़ दिया। अभी तक हम ये पढ़ते हैं, लेकिन जो नई रिसर्च आई है उसमें सेंट्रकोट्टस और चंद्रगुप्त मौर्य दो अलग अलग शासक थे। ग्रीक राइटिंग्स में जो सेंट्रकोट्टस या सेंट्रकोप्टस नाम आता है वो कोई और था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य था। मैंने खुद इसको देखा, इसमें अच्छी काफ़ी काम किया मैंने, मुझे लगता है सही कहते हैं ये। खैर देखें कब हिस्ट्री ठीक होगी कब नहीं, जब तक तो यही चल रहा, लकीर के फकीर बने हुए हैं लोग। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते साथियों, बताइए जरा। तो वो जो जाने जाते थे वो जाने जाते थे ऑप्शन नंबर 5th क्वेश्चन का सी, विष्णुगुप्त शर्मा भी उनका एक दूसरा नाम मिलता है हमें। सेंटर को आपके चाणक्य के बहुत सारे नामों को उल्लेख मिलता है, विष्णुगुप्त शर्मा, चाणक्य, कौटिल्य और भी बहुत सारे नाम हैं इनके। ठीक है, आगे चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसे। कुछ यूट्यूबर्स जो है ना साथियों हमारे सिस्टम को कॉपी करने लगे हैं। हमने मैराथन का स्टार्ट किया, उन्होंने मैराथन स्टार्ट कर दिया। हमने एमसीक्यू स्टार्ट किया, उन्होंने भी एमसीक्यू स्टार्ट कर दिया। हद हो गई बताओ। इंडिया के लोग हरामखोर होते हैं, कॉपी बड़ी जल्दी मार लेते हैं वो। कुछ इंडियंस की बात कर रहा हूँ यार, सब ऐसे नहीं होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं बेचारे। भारतीय लोग मेहनती होते हैं, इंडियंस लोग हरामखोरी करते हैं। हिंदुस्तानी लोग शांति प्रिय लोग होते हैं। आर्यवर्त वालों के तो कहना ही क्या, वो धर्म कर्म में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। चारों में फ़र्क होता है साथियों, इंडियंस में, हिंदुस्तानी में, भारतीयों में और आर्यवर्तियों में। क्या फ़र्क है आपने देखना है। क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर है ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा हुआ है सारा कुछ, सबको पता है ना कुछ ऐसा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? क्या बात है, राज्य का 7वां अंक कौन सा था?
सप्तांग सिद्धांत शब्द पहले आपको पता होना चाहिए किसका है। सप्तांग सिद्धांत जो है अर्थशास्त्र के चाणक्य के अर्थशास्त्र के अंदर राज्य के 7 सिद्धांत बताए गए हैं। राजा, राजा का कोष, राजा का मित्र, दंड, संहिता है, इस प्रकार से 7 सिद्धांत बताए गए हैं। और उन 7 सिद्धांतों में तो पूछ रहा है कि 7वां अंग कौन सा था। ये अलग ही नटकाया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 7वां पूछा, उसमें चौथा पता नहीं 5वां पूछा गया था। पीवाई को देखोगे आपको मिल जाएगा, आपको सातों सिद्धांत जो आपको सीक्वेंसली याद होने चाहिए, पहले पे कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ठीक है, क्रोनोलॉजी उसकी सही याद होनी चाहिए आपको, तभी इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मित्र या मित्र देश। सप्तांग सिद्धांत में 7वां अंग होता है कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। कौटिल्य कहाँ के निवासी थे? सिंपल, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल जीके का क्वेश्चन कह सकते हो। क्वेश्चन 8, कौटिल्य कहाँ के निवासी थे, कहाँ रहते थे कौटिल्य? सबको पता होगा यार ये तो। इन आंसरों को तो सही जवाब दे दिया करो कम से कम। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हमारे इन क्वेश्चंस का भी गलत आंसर कर देते हैं। कहाँ फिर नेट जेआरएफ की उम्मीद करते हो यार आप लोग, जिनका ये गलत ये भी आंसर, ये सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ये तो कोई लेवल ही नहीं है। लेवल आएगा तो मैं बताऊँगा कौन कौन से लेवल, कौन से क्वेश्चन जो है वो नेट के लेवल के हैं। ये तो जीके का लेवल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा साथी वो है ऑप्शन नंबर 1, तक्षशिला। तक्षशिला में थे उन्होंने विद्यादान किया था, तक्षशिला में पढ़ाते थे। ठीक है, तक्षशिला बहुत बड़ा नगर था जहाँ पर एक विश्वविद्यालय भी था। ठीक है, तो किस प्राचीन स्थल के नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? बताइए साथियों, कुम्भरहार स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं हमें? वैशाली के, पाटलिपुत्र के, कपिलवस्तु या श्रावस्ती? क्वेश्चन नंबर 9 था आपके सामने है साथियों, आपने राइट आंसर बताने हैं इसके। थोड़ा जल्दी करके दीजिए साथियों आंसर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास और समय कम है। 40, 50, 60 मिनट की क्लास होती है अपनी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा साथी वो है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र के अवशेष मिले हैं कुम्भरहार नामक स्थल से। कुम्भरहार आधुनिक स्थल है जहाँ से पाटलिपुत्र के अवशेष मिले। पाटलिपुत्र बोले तो पटना, राजधानी जो थी मौर्य काल में, मौर्यों की राजधानी। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, क्या बात। आज का जो बुलंदी बाग है ना उसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था बताइए जरा? कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती या वाराणसी? क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र का ही एक बुलंद स्थान था, एक जगह। पाटलिपुत्र एक बड़ा नगर था जिसमें कि बुलंदी बाग भी एक छोटा स्थान था। जैसे देखिए साथियों, क्या था, पाटलिपुत्र इस प्रकार का बहुत बड़ा नगर था, सबको पता है। ठीक है, तो उसमें एक बुलंदी बाग भी नाम का छोटी जगह का नाम था। ठीक है, जैसे कि आजकल एक शहर होता है, एक ज़िला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके अंदर बहुत सारे गांव होते हैं, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, गलियां होती हैं, और क्या बोलते हैं आपके सेक्टर वगैरह भी होते हैं। ठीक है ना, लेकिन नगर तो एक ही है, नगर एक ही, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और भी जगहों का नाम होते हैं। इसी प्रकार से पाटलिपुत्र में बुलंदी बाग नाम का एक छोटा स्थान था। कन्फ्यूज मत होइए कि कुम्भरहार में भी मिला है, आप इनमें कन्फ्यूज जाओगे, वो चीज़ नहीं है।
अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष में पराजित किया? क्या बात है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सबको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। और उसकी बेटी के साथ शादी कर ली थी, उसकी बेटी का नाम था हेलेना। पहले इंटरनेशनल मैरिज थी वो, भारत के और यूनानियों के बीच में पहले विवाह संबंध कायम हुए थे शादी के माध्यम से। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी और आराकोसिया यानी कि आज के काबुल और कंधार दान में दिए, दहेज में दिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारे बैल वगैरह दिए थे उसको, बड़ा आदान प्रदान हुआ था सामान का। पढ़ लेना, जिन्हें पढ़ा उनको पता है। सचिन हुड्डा को बहुत अच्छे से पता है, कुमार मंगलम पाल को पता है, कनिका को पता है, कामिनी कर्मा की तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। और भी कुछ स्टूडेंट है, नीरज है, अल्पना, हार के, इन्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए मैं तो कहता हूँ। और काफ़ी कुछ नए स्टूडेंट जुड़ जाते हैं हर एक वीडियो में हमारे। तो ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा 11 का ऑप्शन नंबर से 305 BC ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पराजित किया था, सेल्यूकस निकेटर को। क्लियर, आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सुमेलित वाला है, ये पहले से सुमेलित कर रखा है, इसमें क्या सुमेलन करें अब, क्योंकि इसका जो बुक में जो आंसर दे रखा है ना साथी वो गलत दे रखा है, आंसर इसका गलत दे रखा है, तो इसे हमने पहले मैच कर दिया है ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। तो एक जगह पर एक सूची 1 में स्थान का नाम दे रखा है और सूची 2 में उससे संबंधित स्मारक के भग्नावशेष जो मिले हैं उनका नाम दे रखा है। तो फर्स्ट से सेकंड को मैच करना आपने। तो इसका जो राइट आंसर बनता है आपका, मैच करेंगे हम, कि कौशाम्बी में मिला आपका घोषिताराम मठ, कुशीनगर में या कुशीनारा में मिला राणा भरस्तूप। कुशीनगर वही है जहाँ पर मृत्यु किसकी हुई थी, महात्मा बुद्ध की। कुशीनार है कुशीनगर, मल्लों का जो स्थान था। सारनाथ में दमेक स्तूप प्रसिद्ध है साथियों, सबको पता है, बहुत बड़ा स्तूप है दमेक स्तूप सारनाथ का। और श्रावस्ती में सहित महित जेतवन विहार, हाँ याद आया कुछ, किसने दिया जेतवन विहार को, दान में दिया था ना, किसने दिया था बताइए, महात्मा बुद्ध को। सहित महित, सहित मतलब श्रावस्ती और महित मतलब जेतवन विहार, जेतवन विहार, ऐसे इनका संबंध बनता है, ठीक है। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 तो कोई बन ही नहीं रहा, 2 3 1 4 तो ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ये ऊपर वाला ठीक है, देख लीजिए सही है अपना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ से स्थित है? अशोक का नाम अशोक मिलता है जिसमें, गुर्जरा लघु शिलालेख में कहाँ पर स्थित है गुर्जरा, बताइए ज़रा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। राइट आंसर आपने चूज करके पुटअप करना, फटाफट दीजिए राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा शिला लघु अभिलेख मिला है, इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। कालसी प्रसिद्ध है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस वजह से प्रसिद्ध है कालसी? कलसी या कालसी एक ही चीज़ है, कहीं कहीं आपको कलसी मिलेगा, कलसी या कालसी में कन्फ्यूज मत होइए, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए फटाफट। तो
तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर सी, अशोक के अभिलेख के कारण, क्योंकि अशोक के अभिलेख मिले हैं कलसी से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है, जिसमें सभी धर्मों के प्रति आदर भाव व्यक्त किया था उसने। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? अशोक के अभिलेखों को अच्छे से पढ़ लीजिए साथियों, हर बार एक दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। कौन से अभिलेख कहाँ से पाए गए हैं, कौन से नंबर के अभिलेख की खासियत क्या है, सारा अच्छे से डिटेल में देख लीजिए, तैयारी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख नंबर 12 शिलालेख नंबर में सभी धर्मों के प्रति आदर व्यक्त किया गया है, धार्मिक सहिष्णुता दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था जिसका अशोक के साथ में पॉलिटिकल रिलेशन थे, फॉरेन पॉलिसी थी उसके साथ बहुत अच्छी। टॉलमी फिलाडेल्फस तो कहाँ का शासक था बताइए साथियों। 5 शासकों का नाम आता है, 5 विदेशी शासकों का नाम आता है जिनके साथ अशोक के अच्छे संबंध थे, जहाँ पर अशोक ने अपने राजदूत भेजे थे। ठीक है, कौन कौन से देश में भेजे थे, कौन कौन से देश थे और उनका कौन कौन से उनका शासक का नाम था, वो अच्छे से देख लिए पाँचों के। मैच मेकिंग में कई बार पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथी ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था। नहीं भाई नहीं, एक मिनट। मिस्र का तो तुर्मै था। टॉलमी फिलाडेल्फस ये होगा साथी सीरिया का, यहाँ का होना चाहिए, ये यहाँ का नहीं होगा। मिस्र का तुर्मै था। ठीक है, सीरिया का होना चाहिए। और टॉलमी और मिस्र का जो था ना वो तुर्मै था। मिस्र का कौन था, एक मिनट, मिस्र का जो ना वो तुर्मै था, तुर्मै शासक जो था वो मिस्र का था। टॉलमी फिलाडेल्फस जो था सीरिया का शासक था। ठीक है, ये इसको करेक्ट कर लीजिए। निम्न में से किसने अशोक को मातृ देवी का उपासक बताया है? बताइए साथियों, कौन का विद्वान कहता है कि मिस्र अशोक जो है वो मातृ देवी की उपासना करता था? मातृ देवी, शक्ति या प्रकृति देवी भी कह सकते हैं इसे कई जगहों पर। देखिए क्या होता है साथियों कि समय के अनुसार ना चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किसने अशोक को मातृ देवी का उपासक बताया है, मातृ देवी का पुजारी बताया है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तारानाथ साथ एक बौद्ध विद्वान हुए थे मध्यकाल में, अकबर के आसपास समय के कालीन 16वीं 15वीं शताब्दी में हुए थे। ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने लिखा है अशोक के बारे में कि वो मातृ देवी को उपासक था। बौद्ध धर्म को लेकर के, राजाओं को लेकर के तारानाथ ने बहुत सारे चीज़ें लिखी हैं, लेकिन तारानाथ की कुछ राइटिंग में कुछ मिस्टेक्स भी हैं, कुछ गलतियाँ गलत भी लिखा उसने। सारी हम 100% श्योर सही नहीं मान सकते तारानाथ की राइटिंग्स को। निम्न मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। मौर्य समाज का विभाजन 7 तौर पर विशेष तौर पर उल्लेखित है। ये थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, खैर बताइए पहले, फिर मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा आपको।
कहाँ पर लिखा गया है इसके बारे में? सिंपल क्वेश्चन है साथियों, फटाफट आंसर करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन बहुत हैं, टाइम कम है हमारे पास। मैं सोच रहा हूँ कम टाइम में आपके मैक्सिमम कवर अप हो जाए सिलेबस का, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मैक्सिमम आपका एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, है ना। इसलिए थोड़ा फास्ट चलिए। तो मौर्य समाज का 7 वर्गों में विशेष तौर पर लिखा उल्लेख मिलता हमें मेगास्थनीज की इंडिका में। देखिए साथियों, क्या इसी क्वेश्चन को यूँ पूछ सकते थे कि मेगास्थनीज ने भारत को कितने वर्गों में बांटा है ना। लेकिन थोड़ा घुमा दिया है कि मौर्य समाज के वर्ग 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। कहाँ पर उल्लेखित है? तो वो मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। 7 वर्ग कौन से हैं? अच्छे से देख लीजिए उनको सीक्वेंसली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत जो है मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है हमारे सामने? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोगों ने ये कोटलेकर शास्त्र दिया है, लेकिन इसमें नगर प्रशासन का नहीं मिलता। उसमें साथियों प्रशासनिक अधिकारियों का उनका उल्लेख मिलता है, लेकिन नगर प्रशासन का जो है ना, जो 6 समितियाँ थी, 5 वो जो थे उनके अधिकारी, वो मिलता हमें मेगास्थनीज की इंडिका में। तो ये राइट आंसर होगा इसका। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, फिर आंसर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? सिंपल क्वेश्चन। सीता क्या थी मौर्य काल में? तो साथियों मौर्य काल में जो सीता थी ना, वो थी को क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि, जो राजा की भूमि होती थी ना सर, जैसे जिसको आज हम सरकारी ज़मीन कह देते हैं, वहाँ से जो प्राप्त होता था रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन, उसे सीता बोलते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? हाँ, टैक्स कलेक्टर कौन था? टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन अधिकारी का नाम क्या मिलता है हमें मौर्य परिषद में? क्या नाम था उसका? सिंपल क्वेश्चन है, नेट का आया वो क्वेश्चन, अलग देखा जाए तो पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा अच्छे से। ठीक है, पीवाईक्यू अगर अपन ढंग से पढ़े ना तो अराउंड 5 से 10 क्वेश्चन तो आपके वहीं से बन जाएंगे। सेम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा घुमा फिरा करके मिल जाएंगे आपको। तो 5 से 10 क्वेश्चन अगर आपने ठीक करना है, यानी कि 10 से 20 नंबर अगर आपने पक्के करने हैं, तो पिछले 5 से 7 साल के पीवाईक्यू उठा लीजिए और अच्छी तरह गड़बा डालिए उनको, 3 से 5 बार रिविजन कर लीजिए उनका, तो आपके 5, 10 से 20 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे वहाँ से। एक एक नंबर कीमती होता है साथियों। नेट के एग्ज़ाम में लोग एक 0.5% से रह जाते हैं, एक एक नंबर से रह जाते हैं, फिर बाद में बड़ा दुख होता है उन्हें। जो रह जाता है ना, उनसे पूछ के देखिए, आप में तो कुछ स्टूडेंट होगा जिन्होंने ये चीज़ें फेस की होगी। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, समाहर्ता को बोलते थे टैक्स कलेक्टर मौर्य काल में। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी माप तोल मान का प्रभारी था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अधिकारी और उनसे संबंधित उनके विभाग
मौर्य काल में विभाग और उन विभागों के अध्यक्ष जो थे वो अच्छे से देख लीजिए साथी उनको। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है हमारा। क्या कहता है कि मौर्य निम्नलिखित में से मौर्य कौन मौर्य युगीन अधिकारी माप तोल मान का प्रभारी था? जो माप तोल करते हैं सामान को, फल फ्रूट सामान को जो तोल करते हैं, भार मान उनका स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। उसकी पोस्ट क्या थी, उसे किस नाम से बोला गया है मौर्य संस्मरणों में? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो इसे बोला गया साथियों, ऑप्शन नंबर ए, पोतवाध्यक्ष बोला गया है। पन्याध्यक्ष ये होता था आपका वाणिज्य व्यापार संबंधी, सीताध्यक्ष आपका टैक्स कलेक्शन होता था जमीन का, है जमीन को, सरकारी ज़मीन से जो सादा की ज़मीन से टैक्स आता था ना उसे बोलते थे। ये सुनाध्यक्ष ये आपने देखना इसका क्या बोलते थे। कहता है कि अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये क्वेश्चन। क्या कहता है कि कनक मुनि का अभिलेख प्रमाण अशोक से संबंधित कहाँ मिलता है हमें, ये कह सकते हैं आपका एक प्रकार से कि कनक मुनि के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाला कौन सा अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें कनक मुनि का जिक्र आता है, कनक मुनि का उल्लेख मिलता है, जो कि बुद्ध थे। कुरुक्षेत्र बुद्ध, कनक मुनि बुद्ध, ध्यानी बुद्ध, बहुत सारे हुए हैं ना ये बुद्ध हुए हैं। 28 बुद्धों की अवधारणा है जैन आपके बौद्ध धर्म में, आपको पता होना चाहिए। जैसे 24 तीर्थंकर है ना जैन धर्म में, ऐसे 28 बुद्धों की अवधारणा है बौद्ध धर्म में। हालांकि मेन ही पढ़ाया जाता है, कहीं पे 12 पढ़ाया जाता है, कहीं पे 6 पढ़ाया जाता है, कहीं पे 14-18 का उल्लेख मिलेगा आपको, लेकिन तो ऑल ओवर 28 हैं। हाँ बताइए साथियों, फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, नीलागी सागर स्तंभ अभिलेख में हमें अशोक का कनक मुनि के बुद्ध का अस्तित्व मिलता है, उल्लेख मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, मकदूनिया में, ओम शांति, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? मैंने बताया ना आपको 5 शासक हुए हैं अशोक के समकालीन, विदेशी शासक, उनका नाम मिलता है, उनके स्थान का नाम भी मिलता है। तो बताइए मकदूनिया का शासक कौन था उस समय अशोक के काल में? क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा साथी वो है ऑप्शन नंबर पी, एंटीगोनस गोनाटस। ये उस समय मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया बोले तो मैसेडोनिया, मकदूनिया बोले तो मैसेडोनिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध केंद्र, शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले हुए थे? कि तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला का जो कॉलेज था, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था, वो उसमें कौन कौन से वर्णों के लिए शिक्षा दी जाती थी? बताइए ज़रा। सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, आराम से आंसर कर सकते हो इसका। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है द्विज, द्विजों के लिए खुले हुए दरवाजे, द्विज यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को इनको कहा जाएगा द्विज। तो इन द्विजों के लिए तक्षशिला के द्वार खुले हुए थे। शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं था तक्षशिला में, तक्षशिला के द्वार शूद्रों, तक्षशिला जो है ना शूद्रों को प्रवेश नहीं देता था। गलत था यार, मैं तो मानता हूँ सभी को बराबर होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए। निम्न किस शिलालेख में अशोक ने अल्पव्यय तथा अल्प संग्रह को धम्मकांग माना है? क्या बात है,
कि थोड़ा खर्चा करो और थोड़ा ही बचाओ। खर्चा ज़्यादा मत करो और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह भी इकट्ठा भी नहीं करना चाहिए, धन को इकट्ठा भी नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहिए। इंसान को सम रहना चाहिए उसको। किस शिलालेख में अशोक ने अल्प संग्रह को धमकांग माना है? इंटेलिजेंट था बंदा अशोक, पहले लिख के चला गया शिलालेखों के ऊपर कि ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है, ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं करना है। लेकिन उनकी शिक्षाओं को बहुत कम लोग मानते हैं यार, क्या करें। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा साथी वो है ऑप्शन नंबर ए। तीसरे शिलालेख में कहता है ये, किस इतिहासकार के अनुसार अभिलेखों में अशोक ने वैद्य धर्म का जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था? राजधर्म माना गया, अशोक के धर्म को राजधर्म माना गया। कौन से इतिहासकार मानते हैं ऐसा? राजधर्म बोले राजा का धर्म, यानी कि राजा ने उसको संपूर्ण उस पर लागू कर दिया, संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया था उस नियमावली को, उस कानून को, जो जिसका उसको धम्म कहता है। तो ये कहता है कि कौन सा इतिहासकार है जो कि अभी से लेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था। राजधर्म कौन मानता है इसका धम्म को, अशोक के धम्म को? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर ए। फ्लीट महोदय मानते हैं कि वो राजधर्म था, अशोक का धर्म ना होकर राजधर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौर्य काल में दंड विधान था, दंड विधान कैसा था? काफ़ी कठोर था, अत्यंत नरम था, काफ़ी लचीला था, कैसा था? सिंपल क्वेश्चन है, दे सकते हो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी कठोर था मौर्य काल में दंड विधान जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में किस मौर्य स्तंभ किन स्तंभों पर सिंह शीर्ष का है? हाँ, कौन कौन से स्तंभ है जिनका ऊपर शीर्ष, जिनकी चोटी पे सिंह है? सिंह सबको पता है तो यार, तो कौन बताइए जरा, कौन कौन से स्तंभ हैं जिनकी चोटी है के ऊपर शेर विराजमान है? शेर की मुद्रा है, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है क्या है साथियों, वो बताइए फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सारनाथ स्तंभलेख, सांची स्तंभलेख और कोहलूहा लेख, ये जो 3 लेख है ना, अभिलेख हैं और सॉरी स्तंभ है, इनके तीनों के ऊपर का जो चोटी है वो उस पर शेर है। सारनाथ का सबको पता होगा, भारत का राज के चिन्ह यहीं से लिया गया है, जिसमें 4 शेर हैं, चारों शेर एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं तो 3 ही शेर नज़र आते हैं, एक चौथा शेर पीछे छुप जाता है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन समुद्र तक बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? सिंपल क्वेश्चन। नंदों का था, मौर्यों का था, सातवाहनों का या गुप्त का? ओबेसी बात है, जब चैप्टर मौर्यों का चल रहा है तो मौर्य ही होगा वो। ठीक है, यहाँ तक 30 क्वेश्चन साथियों आपको क्लियर हो जाते हैं। अब थोड़ा सी और आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति को के लिए किसने दंड की व्यवस्था की थी? बात भी जायज़ है, तुम्हारे भी बच्चे भूखे मर रहे, उनके लिए कोई है खाना पानी के लिए कोई रोजगार का तुमने किया नहीं इंतजाम और तुम चल दिए भिक्षु बनने के लिए। बहु बेचारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? हैं, उनका भी तो आजीविका का साधन कुछ होना चाहिए ना। हाँ बताइए। तो अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड की व्यवस्था की है? सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
32 का राइट आंसर बताइए साथी फटाफट क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है साथी ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। कौटिल्य चाणक्य ने दंड की व्यवस्था की है उन भिक्षुओं के लिए जो अपने बीवी बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं करते हैं खान पीन की, या उनके लिए कर्जे पाने की। बात भी सही है यार, बच्चे तुम्हारे भूखे मर रहे, तुम चल दिए भिक्षु बनने के लिए, क्या मतलब हुआ? समाज में अराजकता फैल नहीं जाएगी उससे? शादी मत करो, पहले ही भिक्षु बन लो। अगर शादी कर रहे हो तो फिर उसको गृहस्थ जीवन को निभाओ, पहले उनका इंतजाम करो, उसके बाद सन्यासी बनो, जो भी करना है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि अशोक ने कुल कितनी रातें धम्म यात्रा में बिताई? सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है, फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें तो कुछ है ही नहीं एक्सप्लेन करने वाला। तो उसने उल्लेख मिलता है उसने कितनी रातें बिताई थी? 256 रातें धम्म यात्रा में बिताई थी। तो निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है, मेरी संतान है? भाई साहब बहुत कुछ लिख के गया बंदा, देख रहे हो साथियों। ऐसे ऐसे राजा भी हुए हैं जो सभी जनता को अपनी प्रजा मानते थे, अपनी संतान के समान मानते थे, उनका सुख दुख का उनका देखभाल करते थे। और आज के नेता आरामखोर लोग, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाली पॉलिसी अपनाते हैं। हरियाणा का साहब बताता हूँ साथियों, हरियाणा का शिक्षा मंत्री 10वीं फेल है, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। मुद्दा बड़ा जोर शोर से चला था ये कि हरियाणा का जो शिक्षा मंत्री है वो 10वीं फेल है। अब पता नहीं है या नहीं है, उसको सामने आकर कोई क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा है तो बताना चाहिए कि मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ। क्यों उसके ऊपर आरोप लग रहा है? तो आरोपों को कम से कम क्लेरिफाई तो करना चाहिए आदमी को, अगर वो पढ़ा लिखा है तो। ऐसे साले बना दिए निकम्मे नकारा नालायक लोग शिक्षा मंत्री, क्या देश का भला करें, क्या शिक्षा पढ़ें जो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है। भट्टा बैठा दिया हायर एजुकेशन का लोगों ने, पढ़े लिखे बेरोजगार पैदा कर दिए लोगों ने। ऐसे ऐसे मंत्री बना दिए इनको खुद को कुछ नहीं पता। एक एजुकेशन, एक छोटे से पढ़ाते की पोस्ट के लिए भी साथी सबको पता है कि एक क्वालिफिकेशन डिक्लेयर की जाती है, मिनिमम 5वीं पास 8वीं पास। चपड़ासी भी लगता है ना, साफ सफाई कर्मचारी की भी एक क्वालिफिकेशन होती है, 5वीं पास या 8वीं 10वीं पास होता है मिनिमम, ठीक है। लेकिन नेताओं के लिए कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है इनके लिए, इन आरामखोरों के लिए कुछ नहीं। यही कारण है कि निकम्मे नाकार लोग पहुंच जाते हैं संसद भवन में, वहाँ जा कर के नाम खराब करते हैं, सिस्टम को ख़राब करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है आपके सामने नेक्स्ट क्या कहता है? अच्छा सभी प्रजा मेरी है प्रजा है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा साथी वो है ऑप्शन नंबर डी, पृथक कलिंग शिलालेख फर्स्ट जो है ना वो कहता है इसके बारे में, सभी प्रजा मेरी संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे? सिंपल क्वेश्चन, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 35, मौर्य रखते थे और कौन रखते थे? मौर्य का चैप्टर चल रहा है, ये भी कोई क्वेश्चन बात पूछने वाली है। जेम्स ब्राह्मी लिपि का उद्भावन करने वाले जेम्स प्रिंसेप थे, क्या थे जेम्स प्रिंसेप जो थे वो? ब्राह्मी लिपि का जिन्होंने उद्भावन किया था, ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया था जिन्होंने। तो जेम्स प्रिंसेप जो थे ना वो थे टकसाल अधिकारी, जहाँ सिक्के ढलाई होते ना उसके उसके अधिकारी थे, लेकिन वो पढ़ने लिखने में उनका इंटरेस्ट था। तो उन्होंने 1837 में अशोक को शिलालेखों को पढ़ लिया था प्रॉपर तरीके से। ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अशोक के शिलालेख थे। क्लियर, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? कौन से ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या है साथी बताइए फटाफट। आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन या उवासक दशाओ? उवासक दशाओ, क्या बात है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने साथियों वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी। परिशिष्ट पर्वन में लिखा है जैन गणित परिशिष्ट पर्वन इस बात का उल्लेख करता है। अशोक के शासनांतर्गत भूमि की पैमाइश और बंदोबस्त से संबंध अधिकारित कहे जाते थे। क्या कहा जाता था? अशोक के संबंधित अधिकारियों को भूमि पैमाइश का जो कहते थे करते थे वो उन्हें क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रज्जू कहा जाता उन्हें। मैच मेकिंग का क्वेश्चन आ गया। कौन से शिलालेख कौन से स्थान से संबंध रखते हैं, बताइए साथियों। कालसी, सन्नति, रामपुर, पनगोड़िया भी मिलेगा कहीं कहीं आपको इसका। तो राइट आंसर बताइए मैच मेकिंग करके कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर सी। ओ कहाँ चला गया? अच्छा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। तो कलसी आपका वृहद शिलालेख से मिल जाएगा, सन्नति लघु शिलालेख है आपका, रामपुरवा वृहद शिलालेख स्तंभलेख है सॉरी, और पनगोड़िया जो है ये गुफा लेख है। इस प्रकार से आपका मैच मेकिंग हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। किसमें चंद्रगुप्त को सकल जम्बूद्वीप का शासक बताया गया है? सकल जम्बूद्वीप स्वामी किसे कहा गया बताइए साथियों, किसमें कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 40 का जो राइट आंसर है वो है, बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर बी, महावंश में कहा गया है चंद्रगुप्त को सकल जम्बूद्वीप स्वामी, सकल जम्बूद्वीप का शासक। क्लियर, ये 40 क्वेश्चन आज के क्लियर हो जाते हैं साथियों। और कुछ क्वेश्चन और बते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कल कवर करेंगे। चलो और करा देता हूँ यार थोड़े से क्वेश्चन। बताइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बिंदुसार के दरबार में मेगास्थनीज के स्थान पर सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने के राजदूत के रूप में कौन आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज की जगह पर मेगास्थनीज जब वापस चला गया तो उसके बाद में दोबारा आया था, कौन आया था? एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में सीरिया का जो शासक था। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी में कैसे डाइमेकस मिलेगा, डाइमेकस आया था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी प्रांत का एक प्रशासनिक केंद्र था? बहुत इंपॉर्टेंट है। इथिला, समापा, सतीपुत या केतलपुत? में से कौन अशोक के साम्राज्य के दक्षिण प्रांत के प्रशासनिक केंद्र था? क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसीला। बताइए जरा इसीला का आधुनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 43, निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उदित प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा, कौन सा स्थान है जिसको उसकी अशोक की अवशेषों से अशोक की पाषाण प्रतिमा पर अशोक की पत्थर की मूर्ति मिली है और उसके नाम भी लिखा हुआ उसके नीचे, देवानाम प्रिय। देवानाम पियादसी दसीनो। तो वो हुआ साथियों मिला में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
डी कनगनहल्ली से मिला, दक्षिण भारत में जो है कर्नाटका में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 43 का आपने कंप्लीट हो गए साथियों। कल जो है नेक्स्ट क्लास में आप इससे आगे थे फिर क्वेश्चन और जो बचे हुए वो क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा आपका। आप भी अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू सो मच।